हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बोधि ओरेकल। पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पर सेट कर लें, ताकि बेटर एफिशिएंसी से आप इस वीडियो को देख पाएं और कंटेंट को समझ पाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस वीडियो का यूज़ अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी। और स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन जिनको बाय लॉ डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल, एनजीटी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। आइए शुरू करते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, the National Law Commission, the National Consumer Dispute Redressal Commission. How many of the above are constitutional bodies? तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है NHRC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये बाय स्टेचर डिफाइंड है। स्टेचर का मतलब ये बाय पार्लियामेंट्री लॉ डिफाइंड है। नेशनल लॉ कमीशन क्या है? नेशनल लॉ कमीशन तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी ये गवर्नमेंट ने मेयर एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई हुई है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी, ये जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बनी हुई है, राइट। तो ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। करेक्ट आंसर इज वन, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 मेंबर बॉडी है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 नहीं, 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर में क्या है? 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और 2 जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस। बिल्कुल भी नहीं। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री तो एग्जीक्यूटिव हो गया, नहीं? कैसे डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, राइट। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट सॉल्व करता है पार्टीज के, बिल्कुल सही बात, इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहां पर डिफाइंड है? ये डिफाइंड है आर्टिकल 324 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, 2012 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to cause to be laid before the parliament which of the following। यानी इनमें से कौन सी चीजें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आर्टिकल 281 में इसका वर्णन है, जबकि 280 में फाइनेंस कमीशन है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट नहीं प्रस्तुत करते, इसको प्रस्तुत करते हैं स्पीकर को, सबमिटेड टू स्पीकर by the chairman of the committee। रिपोर्ट ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी जिसको कि हम कैग बोलते हैं, और इसकी रिपोर्ट कहाँ सबमिट होती है? तो जी हाँ, इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है आर्टिकल 151 के तहत। इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। तो 1 and 3 आर करेक्ट ऑप्शंस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है किस एरिया में कितनी होंगी और कहाँ तक होगी। तो द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत पावरफुल कमीशन होता है, नहीं चैलेंज किया जा सकता है। व्हेन द ऑर्डर्स आर लेड बिफोर लोकसभा और स्टेट असेंबली, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट कैन बी डिस्कस्ड, राइट। डिलिमिटेशन कमीशन का डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? आर्टिकल 329 में है। ये बहुत ही पावरफुल कमीशन है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा
बोथ करेक्ट, लेकिन हम एक बात और जान लेते हैं, आज तक टोटल 4 टाइम्स डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है। ओनली 4 टाइम्स डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है, राइट। कब कब बनाया गया है? तो सबसे पहला बना 1952 में, फिर बना 1963 में, फिर बना 1973 में, फिर बना 2002 में। इस 2002 वाले ने ही जो जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन हुआ है वो 2002 वाले ने ही किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल कहाँ है भाई? अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति होते हैं। कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। राज्यसभा की में भी कर सकते हैं। बी मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा की कमेटी में हो सकते हैं। स्पीक इन लोकसभा, यस। स्पीक इन एनी हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। वोट इन लोकसभा, एब्सोल्युटली नो। वोट जो होता है ओनली फॉर मेंबर्स होता है, और कोई वोट नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 3, सी। बल्कि वोटिंग में तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि राज्यसभा की वोटिंग है, सॉरी लोकसभा की वोटिंग है, और प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से हैं, वो भी वोट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का है, विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे? तो जी नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं किया है। फिलहाल क्या है? फिलहाल 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड टोटल 3 मेंबर बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? प्रेसिडेंट में डिटरमाइन टाइम टू टाइम, ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर इन डिसीजन मेकिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है, सब में इक्वल पावर होती है। बल्कि जो सीईसी होता है वो होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? वोटिंग से होती है, मेजॉरिटी वोट। 3 में से जो 2 लोग बोलेंगे वो हो जाएगा, देयर इज नो वीटो पावर, राइट। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग बोला जाता है, ये आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। याद रखना, कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स वारंट एंड सील। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। याद रखना है कहां मेंशन्ड है, आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए आर्टिकल 280, बहुत ही कॉमन है, बहुत पॉपुलर भी है। तो ये क्या काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, बिल्कुल सही, यूनियन स्टेट्स का काम करते हैं, ये रिकमेंडेशन देते हैं। ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, यस ये भी करते हैं, ग्रांट इन एड्स भी बताते हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, नो, ये काम कौन करता है? ये काम करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। हमारी जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया है, तो ये गलत है। 1 and 2, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में डिफाइंड है, भारत सरकार के वकील होते हैं। ही इज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, नो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। इन यूके अटॉर्नी जनरल इज मेंबर ऑफ कैबिनेट, हमारे यहां नहीं होते मेंबर ऑफ कैबिनेट। ही हैज वोटिंग राइट्स इन पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली नॉट। वोटिंग राइट्स आर मेंबर्स ओनली, मेंबर ओनली प्रिविलेज है, और कोई वोट नहीं कर सकता। ही कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यस, वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। ही इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, not by Chief Justice of India. Simple. So C is the correct option.
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये किस आर्टिकल में है, आप सब जरा बताइए मुझे। हम इसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये किस आर्टिकल में फॉल करता है, आप जरा कमेंट करके बताइए यूपीएससी। तो कौन सा प्रोविजन इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है? इंडिपेंडेंस इज अ की वर्ड। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से इंडिपेंडेंस आती है? बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंस का है मतलब क्या होता है कि बिना किसी फियर और फेवर के डिसीजन लेना। एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज्ड होने का मतलब होता है कि वो बियॉन्ड वोटिंग है, उसके लिए वोटिंग नहीं होगी, तो ये बात भी सही है। और इससे इंडिपेंडेंस आती है, जी हाँ बिल्कुल आती है। पावर टू मेक रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट, अब आप बोलेंगे ये बात भी तो सही है, यूपीएससी तो अपने रूल्स बना सकता है रिक्रूटमेंट की। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी हैज पावर टू मेक रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट, बट डज इट इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी फंक्शनैलिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 2 ए। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, डीप लॉजिक है। नेक्स्ट देखते हैं 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी नहीं। ये कौन सी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये बाय लॉ बनी हुई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले तो एग्जीक्यूटिव ही थी, बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, आर्टिकल 324, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग, जी नहीं, नीति आयोग क्या है? ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो किसी लॉ में डिफाइंड है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। सिंपल। आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or the State Legislative Assembly, they cannot affect any modifications in the orders। बिल्कुल सही बात है, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोई भी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। क्लियर? सो बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। आगे चलते हैं, द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज बेस्ड ऑन, तो किस चीज पर बेस होती हैं? ऑप्शन ए द मोस्ट रिसेंट सेंसस, ऑप्शन बी द एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जी नहीं, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, नो, इलेक्शन कमीशन नहीं रिकमेंड करता। कौन सा कमीशन रिकमेंड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंड करता है। द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, कोई चांस ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, द मोस्ट रिसेंट सेंसस, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिलिमिटेशन कमीशन इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एब्सोल्युटली नॉट। ये टाइम टू टाइम बनती है। अब तक टोटल कितनी बार बनी है? अभी तक टोटल 4 टाइम्स बनी है अपनी कंट्री में। Orders of delimitation commission can be challenged in Supreme Court? Absolutely not. Cannot be challenged in any court. Delimitation commission's orders have the force of law. उनका फोर्स ऑफ लॉ होता है? जी हाँ, बिल्कुल फोर्स ऑफ लॉ होता है। नो, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल कमीशन। इलेक्शन कमीशन अप्रूव्स डिलिमिटेशन ऑर्डर्स? बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए इसको। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन? डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यस, यही तो अध्यक्ष होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल सही, ये भी मेंबर होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पद से हैं, अपने पद से ही है, राइट। तो ये भी सही है, आंसर 1 2 3 करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statements about the comptroller and auditor general are correct? Comptroller and auditor general, article 148, he is appointed by the president of India, बिल्कुल सही, president of India under its warrant and seal appoint करते हैं। he can be removed only in the same manner as a judge of Supreme Court, बिल्कुल सही, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, it means it has security of tenure। both A and B are correct options। moving ahead, which of the following provisions ensure the independence of comptroller and auditor general? याद रखना, इंडिपेंडेंस ऑफ comptroller and auditor general की बात हो रही है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से इंडिपेंडेंस आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है।
इलेक्शंस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्या इससे इंडिपेंडेंस आती है? बिल्कुल इंडिपेंडेंस आती है, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर चार्ज्ड है तो वो बियॉन्ड वोटिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट चला गया। तो जैसे ही बियॉन्ड वोटिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट चला गया तो ये बात साफ हो गई कि फाइनेंसिस फंड्स को तो नहीं रोका जा सकता, तो वो इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। जी हाँ, करता है। पावर टू ऑडिट प्राइवेट कंपनीज, पहला क्वेश्चन, क्या प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कर सकता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर दे तो क्या इससे इंडिपेंडेंस आती है? जी नहीं, है बात तो सही है, लेकिन इससे इंडिपेंडेंस का कुछ लिंक नहीं है। हेंस 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। देखते हैं, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गोज टू आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इतनी बार इसको रिवाइज करेंगे ना कि डीप तक आपके मन में चला जाएगा। तो वो क्या क्या काम कर सकते हैं? यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं, तो जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं। स्टेट में कोई अपना ऑडिटर जनरल नहीं होता। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जी हाँ, इनको भी कर सकते हैं। हेंस 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है, which of the following are the functions of finance commission of india? Finance commission, again article 280, distribution of net proceeds of taxes between the union and the states. yes, यही तो काम है फाइनेंस कमीशन का। डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, यस, किस स्टेट को कितना ग्रांट मिलेगा ये भी वो डिटरमाइन करता है। रिव्यूइंग द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ पंचायत, एब्सोल्युटली नॉट, पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है। हेंस 1 एंड 2। पंचायत वाला काम कौन देखते हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? सॉरी, यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें से कौन सा काम है? तो नेट प्रोसीड्स करना, यस। डिटरमाइनिंग ग्रांट इन एड्स, यस। रिवाइज द पंचायत फाइनेंस, नो। सो 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आर्टिकल 324 की बात हो रही है, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल के छोड़ देता है कि एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन टाइम टू टाइम। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? प्रेजेंट स्टेटस है 01 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 02 इलेक्शन कमिश्नर्स, टोटल 3 लोग हैं। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करता है, बिल्कुल डिसाइड करता है। Election commissioners have equal decision making power, of course equal decision making power, and the decision is taken by majority vote. The CEC can be removed like a Supreme Court judge, बिल्कुल सही बात है, CEC can be removed like a Supreme Court judge. But can all election commissioners be removed like a Supreme Court judge? No, बाकी election commissioners को simply हटाया जा सकता है। तो only 3 statements are correct. Right? Simple. तो आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सबसे पहले तो किस तरह की बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसके बाई लॉ बनाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 32? एब्सोल्युटली नॉट। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो इसमें कहां से जिक्र आ गया ह्यूमन राइट्स कमीशन का? इट कैन इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस, जी हाँ, इंक्वायर कर सकता है, but very limited inquiry, and that too permission from central government. Its recommendations are binding on the government. देखिए, recommendations और binding, ये this is an oxymoron. recommendations और binding एक साथ कभी नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, कोई भी कमीशन हो, बिल्कुल गलत बात है। Hence 2 only is the correct option. आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, ये किस लिए बनाया गया है? तो ये करप्शन वॉचडॉग है। इट वॉज क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, इसको बनाया गया था 1964 में। इट सुपरवाइजेस विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज।
क्या बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? नो, स्टेट गवर्नमेंट पे इसका कोई रूल नहीं है। हेंस 1 एंड 2 आर करेक्ट। लेकिन अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? एट प्रेजेंट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। बनाया गया था इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, कब बन गई? 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? कि ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, बिल्कुल सही। स्टैट्यूटरी मतलब बाई लॉ, रेगुलेटरी मतलब ये किसी चीज को रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है। किसको रेगुलेट करती है? स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट को। तो ये 1992 में स्टैट्यूटरी बनी थी। इट डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसका मतलब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट कैन रेगुलेट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब, अगर मैं एक कंपनी में काम करता हूं, मेरे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और मैं किसी को बता दूं या दौड़ के अपने शेयर ले लूं, तो ये इसको रेगुलेट करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, रेगुलेट करती है, करेक्ट। ये इलीगल है, बैन किया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग को। इसी से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है फ्रंट रनिंग, उसके बारे में हम इकोनॉमी के लेक्चर में बात करेंगे। सॉरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 में बनाई गई है, जो कि गाइडेड है किसी लॉ या एविडेंस से नहीं, बल्कि ये गाइडेड है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें आपको एविडेंस के लॉज और वो सब की जरूरत नहीं है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट? नो, इट इज नॉट अ कोर्ट, इट इज अ ट्रिब्यूनल। इट इज अ क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी? यस, ये क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब पूरी तरह जुडिशियल नहीं है, पर कुछ काम करती है। अपील अगेंस्ट इट ऑर्डर्स लाइक डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट? यस, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है? देखते हैं। इट इन्फोर्सेस द कंपटीशन एक्ट 2002? यस, इट इन्फोर्सेस द कंपटीशन एक्ट 2002। इन फैक्ट it is a it is a statutory body which is defined in competition act 2002. it can regulate mergers and acquisitions. कंपनीज के mergers और acquisitions को ये रेगुलेट करती है। तो जी हाँ, करती है। और इट इज चेयर्ड एक्स ऑफिशियो बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसको तो एक अलग से इसके चेयरपर्सन होते हैं, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ। तो 1 एंड 2 सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी बॉडीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब जो बाय लॉ डिफाइन की गई है। दे कैन बी एबोलिश्ड बाय अ सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? यस, बिकॉज दे आर established by a simple act of parliament. Hence, they can be abolished by a simple act of parliament. Their powers are always advisory in nature? No. A few of these bodies are advisory in nature. Example, law commission, right? Or something else. Whereas some are not advisory but binding in nature. Example, SEBI. They cannot exercise quasi-judicial functions. Yes, they can exercise quasi-judicial functions. Example, NGT, right? Hence, only one is correct. A option is correct. Next is, consider the following about the National Commission of Women. National Commission for Women. It is a statutory body, National Commission for Women. Yes, it is a statutory body. It has a civil court-like powers while investigating complaints. Yes, it has a civil court-like power. It can issue binding directions to state governments. No, no binding directions. Only recommendations. Hence, B, 1 and 2 are correct options. Moving ahead. Assertion reasoning question. Assertion says
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मीन्स assertion is correct. As soon as assertion is correct, option D is ruled out. The condition of service and tenure of the CEC cannot be varied to his disadvantage after appointment. यानी एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो टर्म्स एंड कंडीशंस को उसके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं कर सकते। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है और ये करेक्ट है। अब यानी रीजनिंग भी करेक्ट है, इसका मतलब सी भी चला गया, अब ए अभी में से है। तो आइए रिलेशन समझते हैं। तो कंडीशंस और सर्विस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उसके डिसएडवांटेज में बदली नहीं जा सकती। क्या इसी कारण वो इंडिपेंडेंट है? तो जी हाँ, वो इसी कारण इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसकी कंडीशंस को उसके डिसएडवांटेज में बदलना पॉसिबल नहीं है। हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दैट्स इट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो स्टे कनेक्टेड, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू पोस्ट योर डाउट्स। और इस वीडियो का आप यूज कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में भी। फ्री टाइम का मतलब होता है जब आप वॉक कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ लीड ईयरफोन लगाइए और इस लेक्चर्स को बार बार हमारी पूरी सीरीज को सुनिए।